Good morning, students. Yesterday, we have read about land resources, and today we shall discuss about conservation measures for land resources. लैंड रिसोर्स आप जानते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना लैंड के हम किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ज़रूरत अब इस बात की है कि लैंड को कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे काम इंसान ने इस धरती पर किया है जिससे हमारे लैंड का डिग्रेडेशन बड़ी तेजी से हुआ है, और अब उस डिग्रेडेशन को हर हालत में कम करना है, रोकना है। और अगर रोका नहीं गया तो आने वाला फ्यूचर, हमारी कमिंग जनरेशन बहुत बड़ी मुसीबत से गुजरेगी। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस धरती पर इंसान है तो उसके साथ डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। लेकिन पीछे हमने आपको बताया था कि डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा इकोसिस्टम डिग्रेड ना हो, या कम से कम डिग्रेड हो, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए भी ये सुरक्षित मिले, आने वाली जनरेशन भी इसको यूज कर सके। कहीं हम विकास के, डेवलपमेंट के, तरक्की के चक्कर में अपने इन्वायरमेंट को यहाँ तक न पहुँचा दें कि फिर वापस लौटना ही मुश्किल हो जाए। पीछे आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर हमारे इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ हुई, इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया गया, पॉल्यूट किया गया, और जिसका रिजल्ट, जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। इसीलिए हमने पीछे आपको पढ़ाया था कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के लीडर्स इकट्ठे हुए, और उस कॉन्फ्रेंस में इन्वायरमेंट पे बहुत लंबा डिबेट और डिस्कशन हुआ। और डिबेट और डिस्कशन के बाद एक नियम बनाया गया जिसको एजेंडा 21 के नाम से पूरी दुनिया को बताया गया कि एजेंडा 21 क्या है। पीछे हमने आपको बताया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी डेवलपमेंट होगा तो हमारे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होगा, लेकिन ये डिग्रेडेशन होने का रेशियो मिनिमम हो, कम से कम हो, ताकि आने वाली नस्लें, हमारे आने वाली जनरेशन भी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी बिता ले जैसे हम आप बिताए हैं, हमारे फोरफादर्स ने बिताया। तो लैंड हमारा डिग्रेड हुआ है। पहला जो सबसे बड़ा फैक्टर हमारे लैंड डिग्रेडेशन का है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इमीडिएट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया द फर्स्ट बर्निंग प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री वाज हंगर। देश की आज़ादी के बाद जो इमीडिएट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में आई, वो फूड की प्रॉब्लम थी, फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम। और फूड शॉर्टेज इसलिए हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन बहुत कम था, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए। पीछे आपने पढ़ा होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च किया गया, वाइट रिवॉल्यूशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए, ताकि हम मैक्सिमम फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कर सकें, हम मैक्सिमम उन चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकें जो डेली हम अपने
फूड में, अपने खाने में यूज करते हैं। ग्रेन रिवॉल्यूशन इतना पॉपुलर हुआ कि विद इन नो टाइम इंडिया बिकेम सेल्फ डिपेंडेंट रिगार्डिंग फूड आइटम्स। बहुत ज़्यादा अनाज पैदा हुआ, तो पॉजिटिव था, बड़ी अच्छी बात थी कि बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ और इंडिया सेल्फ डिपेंड कंट्री बन गया। सेल्फ डिपेंड ही नहीं, इंडिया इस कंडीशन में आ गया कि फूड ग्रेन को दूसरी कंट्री में वो एक्सपोर्ट करने लगा। हमारे पास बफर स्टॉक आ गया, हम इमरजेंसी के लिए फूड ग्रेन स्टोर करने लगे, हम इस कंडीशन में आ गए। लेकिन उसके साथ साथ सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ डेवलपमेंट हुआ तो दूसरी तरफ हमारे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ, हमारे लैंड का डिग्रेडेशन हुआ। जहाँ मैक्सिमम फूड क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए हमारे फार्मर्स ने क्या किया, हमने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया, हमने मशीनों का यूज किया, हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज किया। रिजल्ट हुआ कि एक तरफ तो हमारे लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज कर गई और दूसरी तरफ हमारा वाटर सिस्टम भी पॉल्यूट हो गया, हमारी रिवर भी पॉल्यूट होने लगी। तो एक तरफ डेवलपमेंट हुआ तो दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन हुआ। तो जहां हम आज खड़े हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं कि हम अपने लैंड को डिग्रेड होने से बचा लें? तो पहला स्टेप है कि आज़ादी के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी पीरियड में फॉरेस्ट लैंड को फार्म लैंड में चेंज कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसलिए चेंज किया कि फॉरेस्ट से उसको रेवेन्यू नहीं मिलता था और जहां एग्रीकल्चरल लैंड था उसको रेवेन्यू मिलता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन फार्मर को इनकरेज किया कि फॉरेस्ट को काट के उसमें एग्रीकल्चर का काम किया जाए ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स मिल सके। ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कहानी है। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद हमने आपको बताया कि एक्यूट फूड शॉर्टेज हमारे देश में था। उस एक्यूट फूड शॉर्टेज को कम करने के लिए किसानों ने क्या किया कि रेकलेस कटिंग स्टार्ट हो गई फॉरेस्ट की। उस रेकलेस कटिंग की वजह से हमारा लैंड डिग्रेड हुआ। तो हमने आपको बताया कि the activity of deforestation was common after the freedom, after the independence in our country. The result was that the forest cover of our country was decreased, घट गया। इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए किसी भी देश में किसी भी जगह पे 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, वो घटा और वो घट के अप्रॉक्सीमेटली 18% पे आ गया। तो अगर हम लैंड डिग्रेडेशन को बचाना चाहते हैं तो इमीडिएट एक्शन हमारा होना चाहिए एफॉरेस्टेशन। जो ट्रीज और प्लांट्स हमने काटे हैं, फॉरेस्ट कवर को हमने घटाया है, हमको फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना पड़ेगा। और दुनिया भर के जितने गवर्नमेंट हैं दे आर ट्राइंग रिगार्डिंग दिस। दुनिया भर में काम हो रहा है कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जा रहा है। दूसरा है जो ग्रास लैंड है जहाँ पर एनिमल्स की ग्रेजिंग होती है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, रेकलेस यूज ना हो। थर्ड है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, खेतों के चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाएं, बुशेस लगा दी जाएं ताकि पानी के फ्लो को, विंड की स्पीड को, इसके वेलोसिटी को कम कर सकें। इसके अलावा जो माइनिंग एक्टिविटी हमारे देश में है, हमने आपको पीछे बताया था कि माइनिंग की वजह से भी हमारा लैंड डिग्रेड होता है। जब माइनिंग से कोई मिनरल हम निकालते हैं तो उसका पाउडर, उसके डस्ट पार्टिकल्स सराउंडिंग एरिया में फैल जाते हैं, जिससे हमारा लैंड क्या होता है, डिग्रेड होता है। तो इस माइनिंग एक्टिविटी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसी डिवाइसेस उसमें लगानी पड़ेंगी, ऐसे इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे जो डस्ट पार्टिकल को कंट्रोल कर सके। और तीसरी बात हमारा वाटर पॉल्यूशन है, और वाटर पॉल्यूशन में मेन रोल हमारी इंडस्ट्रीज प्ले करती हैं। आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज के लिए पानी बहुत ज़्यादा यूज होता है। इंडस्ट्रीज में मशीनों को ठंडा करने के लिए इंडस्ट्रीज पानी का यूज करती हैं और बहुत ज़्यादा वाटर यूज होता है। और जब ये पानी
गंदा हो जाता है, इसमें ढेर सारे केमिकल्स मिल जाते हैं, मशीनों के लायक नहीं रहता। तो हमारी इंडस्ट्रीज इस फाउल वाटर को नदियों में डायरेक्ट ला के छोड़ देती हैं। रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स उस पानी में मिल जाते हैं, पानी पॉल्यूट हो जाता है, यूज करने के लायक नहीं होता, और कभी कभी तो जो वाटर एनिमल्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी इंडस्ट्रीज को भी कंट्रोल करना पड़ेगा इसके लिए। इसके अलावा जो सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, इसके लिए हमको प्रॉपर मैनेजमेंट लाना पड़ेगा। आप आजकल देख रहे हैं कुछ सालों से कि अंडरग्राउंड का स्ट्रेटा बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है, जो नीचे पानी है जमीन का बड़ी तेजी से वो खत्म हो रहा है। और अगर इसी तरह से खत्म हो जाएगा तो ऐसा भी एक दिन आएगा कि पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां गर्मी के दिनों में वाटर की क्राइसिस शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर का मतलब वो पानी जो जमीन के ऊपर है, रिवर के शेप में है, लेक के शेप में है, पॉन्ड के शेप में है, इसके लिए भी हमें प्रॉपर मैनेजमेंट अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अगर इन स्टेप्स को हम यूज करें, ये 5, 6, 7 स्टेप हमने आपको बताया कि अगर हम लैंड डिग्रेडेशन को कम करना चाहते हैं, अपने लैंड को बचाना चाहते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो फिर वी हैव टू अडॉप्ट दीज मेजर्स। और इसके बाद हम आपसे बात करेंगे सॉइल टाइप्स। आपके यहाँ सॉइल कितने तरह की होती है? सॉइल आप जानते हैं ये नेचर की गिफ्ट है। अर्थ का जो क्रस्ट है, ऊपर का पार्ट है, इसी के ऊपर सॉइल है और इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है। जितनी भी चीज़ों के हमको ज़रूरत होती है, क्रॉप्स है, फॉरेस्ट है, ट्रीज हैं, प्लांट हैं, ह्यूमन बीइंग है, कंस्ट्रक्शन है, ये सारी एक्टिविटी इसी क्रस्ट पर होती हैं। और एबव एवरीथिंग फूड जो हम लेते हैं, जो हम खाते हैं, मैक्सिमम सप्लाई इसी रिसोर्स से होती है। और ये सॉइल बनता कैसे है? इसमें कई फैक्टर हैं जो अपना काम करते हैं। पहला है पेरेंट रॉक्स। पेरेंट रॉक्स उसको कहते हैं जो रॉक्स टूट करके सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। इसके अलावा क्लाइमेट है, रिलीफ है, नेचुरल वेजिटेशन है, ये फैक्टर्स हैं जो सॉइल को बनाने में मदद करते हैं। अब बात हम आपसे करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो हम टोटल सॉइल को 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है एलुवियल सॉइल। नंबर 2 है ब्लैक सॉइल। 3 है रेड सॉइल। 4 है लेटराइट सॉइल। 5 है एरिड सॉइल और 6 है फॉरेस्ट सॉइल। ये 6 टाइप ऑफ सॉइल हैं और हमारे देश के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। पहला है एलुवियल सॉइल। ये सॉइल खास करके इंडिया में, इंडिया का ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार का कुछ पार्ट, कुछ असम का पार्ट है। यहाँ के सॉइल एलुवियल है। एलुवियल सॉइल ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। नदियाँ जब हिमालय से निकलती हैं हमारे देश में, स्पेशली हियर I would like to introduce 3 important rivers of our country. They are Ganga, Brahmaputra and Indus.
These are important rivers, and these rivers form alluvial soil and Great Northern Plain in India. तो alluvial soil हम आपको बता रहे थे कि हिमालय से निकलने वाली 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये नदियां जब हिमालय से निकलती हैं, फॉर एग्जांपल इंडस को ले लीजिए, इंडस रिवर मानसरोवर लेक से निकलती है, और जब ये आगे बढ़ती है तो रास्ते में पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं, उनको अपने पानी के साथ लेते, उसको इरोडेड मटेरियल कहा जाता है। ये स्टोन की पीसेस लुढ़कते हुए टूटते हुए पाउडर बनती रहती हैं, और जब ये रिवर्स प्लेन एरिया में पहुंच जाते हैं तो पानी की स्पीड कम हो जाती है। ये इरोडेड मटेरियल बिल्कुल पाउडर हो जाता है, नदी के दोनों किनारों में जम जाता है, और इसके बाद इसमें ट्रीज और प्लांट के रिमेन्स हैं, एनिमल्स के रिमेन्स हैं, मिक्स कर जाते हैं, इसको ह्यूमस कहा जाता है। और मिक्स करने के बाद जो बनता है उसको हम सॉइल कहते हैं, और नाम देते हैं एलुवियल सॉइल का। एलुवियल सॉइल हमारे यहाँ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है। इसके अलावा कुछ नदियों का डेल्टा है जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स आती हैं। इन एरियाज की सॉइल एलुवियल सॉइल है। कई तरह के क्रॉप्स जैसे व्हीट है, राइस है, शुगर केन है, पल्सेस हैं, बहुत अच्छी पैदा होती हैं इसमें। और फर्दर इस सॉइल को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं बांगड़ और दूसरे को कहते हैं खादर। जो पुरानी एलुवियल सॉइल होती है उसको बांगड़ नाम दिया जाता है, और जो नई होती है उसको खादर का नाम दिया जाता है। यह है एलुवियल सॉइल। इसके अलावा सेकेंड सॉइल है ब्लैक सॉइल। इस सॉइल का कलर ब्लैक होता है। ब्लैक इसलिए होता है कि ये सॉइल वोल्केनिक एरप्शन से बनती है। इंडिया का दक्कन प्लेटू आप ले लें तो वोल्केनोज की वजह से फॉर्म हुआ है, इसीलिए इस सॉइल का कलर ही ब्लैक होता है। तो ब्लैक होने की वजह से इस सॉइल को ब्लैक सॉइल कहते हैं, या दूसरा नाम इसको कहा जाता है कॉटन सॉइल, इसलिए कि ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे अच्छा पैदा होता है, मोस्ट सपोर्टिव सॉइल है कॉटन के लिए, इसलिए इसको कॉटन सॉइल का भी नाम दिया जाता है। और इस तरह की सॉइल आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, ये स्टेट्स हैं जहां इस तरह की सॉइल मिलती है। थर्ड है रेड सॉइल। इसका कलर रेड होता है इसलिए कि इसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, बारिश कम होती है, फर्टिलिटी इसमें कम होती है, इसलिए कुछ खास फसलों को ही इस सॉइल सूट करती है। चौथा है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल आप देखेंगे तो ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है लेटराइट, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स, ईंट। ईंट का कलर आपने देखा होगा। इस सॉइल का कलर सेम ईंट, ब्रिक की तरह से होता है, और वजह इसकी है लीचिंग। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका जो ऊपर का पार्ट है वो भर जाता है पानी में, और चूंकि फर्टाइलें कम होती हैं, फर्टिलिटी इसमें कम होती है, इसलिए कुछ ही क्रॉप्स हैं जिनको ये सॉइल सूट करती है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। इसको डेजर्ट सॉइल का भी नाम दिया जाता है। ये खास करके इंडिया की अगर हम बात करें तो राजस्थान है, गुजरात का वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर इस तरह की सॉइल मिलती है। इसमें वाटर को कंटेन करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, और जहाँ सॉइल पाई जाती है यहाँ रेनफॉल भी बहुत कम होती है, इसलिए ये भी कुछ कोर्स ग्रेन है, उन्हीं फसलों को सूट करती है। इसके बाद बात करेंगे फॉरेस्ट सॉइल की। हिमालयन रीजन में चले जाइए, बहुत सारी वैलीज आपको मिलेंगी। माउंटेन की सॉइल, माउंटेनियस सॉइल भी इसको कहा जाता है। इस सॉइल में भी फर्टिलिटी कम होती है, कुछ खास किस्म की फसलें इसमें पैदा हो पाती हैं। तो ये 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं। इन सॉइल में आप देखेंगे तो इनका कलर, इनका फॉर्मेशन,
इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है और ये सारी सॉइल हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा बात कर लें सॉइल कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। पहले हमने आपको बताया कि सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर सॉइल के हमारी मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं होगी, इसलिए सॉइल को कंजर्व करना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे पहले हमने आपको बताया कि सॉइल को कंजर्व करना है तो सबसे पहले हमको एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, मैक्सिमम ट्रीज और प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, जिसको एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। दूसरा है कंटूर प्लाविंग। सॉइल के डिग्रेडेशन में दो फोर्सेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, एक है वाटर और दूसरा है विंड। जब हैवी डाउनपोर होती है, हैवी रेनफॉल होती है, तो पानी जब बहने लगता है तो अपने साथ वो फर्टिलिटी को भी बहा ले जाता है, अर्थ के ऊपर के क्रस्ट को बहा ले जाता है जो फर्टाइल होती है, और उसी फर्टिलिटी से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। हम फूड ग्रेन्स पैदा करते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स पैदा करते हैं। तो हमारे अर्थ का जो अपर पार्ट है पानी इसको बहा ले जाता है, तो इसको हमको पानी से बचाना जरूरी है। दूसरा, जब तेज हवा चलती है तो ऐसा लैंड जो जिसका कंस्ट्रक्शन लूज होता है, मिट्टी उड़ जाती है, वो भी हमारी फर्टाइल सॉइल ही होती है। तो इन दोनों से बचाना जरूरी है। उसके लिए एक प्लाविंग है, इसको कंटूर प्लाविंग का नाम दिया जाता है। जब खेत की जुताई होती है तो इस ढंग से जुताई करते हैं कि उसमें मेड़ बनती चली जाती है। बारिश होती है तो पानी को ये मेड़ चेक कर लेते हैं, डैम टाइप के होते हैं, ये वाटर के फ्लो को चेक कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है मिट्टी बहने से बच जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे माउंटेनियस बेल्ट में जहाँ पानी की वजह से इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ एक फार्मिंग होती है, इसको टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं। क्योंकि माउंटेनियस बेल्ट आप जानते हैं स्लोपिंग होता है, इसलिए वहाँ जो खेत बनते हैं, जो स्टेयर्स हैं, स्टेप्स हैं आपके घर में सीढ़ी की तरह से, उनका फीचर होता है। और जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो सॉइल का इरोजन कम कर देता है वो। इसके अलावा है स्ट्रिप क्रॉपिंग, जो फसलें लगाई जाएं वो लाइन से लगाई जाएं। जब स्ट्रिप क्रॉपिंग होगी तब भी विंड और वाटर इरोजन का काम बहुत कम कर पाएंगे। और इसके अलावा है क्रॉप्स रोटेशन, साइंस में आपने पढ़ा होगा। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि किसी फार्म लैंड में एक ही तरह की क्रॉप रेगुलर न लगाई जाए, क्रॉप को बदल बदल के लगाना क्या कहा जाता है, क्रॉप रोटेशन नाम इसको दिया जाता है। तो बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं उनसे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, पानी उसको बहा नहीं पाता, विंड उसको उड़ा नहीं पाती। तो क्रॉप रोटेशन एक तरह का मैनेजमेंट है एग्रीकल्चरल, इसको भी अडॉप्ट करना जरूरी है। और इसके अलावा शेल्टर बेल्ट, खेत के मेड़ों पर छोटे छोटे प्लांट लगा दिए जाएं, बुशेस लगा दिए जाएं, ताकि जब बारिश हो तो बारिश का पानी रुक जाए, या हवा तेज चले तो हवा के वेलोसिटी को, हवा की स्पीड को ये प्लांट, ये छोटे छोटे ट्रीज रोक लें। इसके अलावा आप जानते हैं कवर क्रॉपिंग है। फार्म लैंड में पेड़ लगा दिए जाएं और ये पेड़, इनको तैयार होने में 3 से 5 साल का समय लगता है, वक्त लगता है। 3 से 5 इयर्स तक हम कल्टीवेशन का काम इसको एरिया में कर सकते हैं। इसको कवर क्रॉपिंग का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हुआ और कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं। कोशिश करेंगे आप कि इन क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे।
Question number 1. What is the resource? And how it support and how it support mankind. Question number 2. What is the aim of Agenda 21? Question number 3. What is alluvial soil? 4. Why should we conserve resources? ये लेसन आपका खत्म हुआ। कल हम पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर रिवाइज करेंगे और उससे पहले आप एक बार घर पे स्टडी कर लेंगे। दूसरी बात, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आपका कमेंट आएगा तो नेक्स्ट डे हम उसको क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।